नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आपने आज तक ये बातें अवश्य सुनी होगी कि किसी की योग्यता पूरी नहीं है और वो ये कहते हैं कि काश अगर मेरी योग्यता पूरी होती तो मैं ये एग्ज़ाम दे देता और मैं इसमें चयनित हो जाता, सरकारी नौकरी में लग जाता। ये चीज़ें अवश्य सुनी होंगी और ये पछतावा भी सुना होगा कि उस समय जब वो भर्ती आई थी मेरी योग्यता नहीं थी, नहीं तो मैं तो बन ही जाता। लेकिन आपने ये बहुत कम सुना होगा कि जिसके पास लगभग सभी योग्यताएँ हैं, विशेषकर शिक्षक भर्ती के संबंध में। जैसे किसी को अगर थर्ड ग्रेड बनना है तो बीएसटीसी या बीएड चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन या 12 चाहिए, वो होता है। फिर आपके बीए और बीएड है या बीएससी बीएड है तो आप सेकंड ग्रेड बन सकते हो। बीए बीएड और एमए है तो आप फर्स्ट ग्रेड बन सकते हो। और बीए बीएड एमए और नेट भी है तो आप कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो इस प्रकार जब ग्रेड थर्ड से लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जब योग्यताएँ होती है तो एक विद्यार्थी के मन में, एक अभ्यर्थी के मन में एक कन्फ्यूजन सा होता है कि तैयारी करें तो किसकी करें। और अपने राजस्थान का जो भर्ती पैटर्न रहता है, विशेषकर शिक्षक भर्तियों का, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, वो हमेशा से लगभग ऐसा ही रहा है कि 1 या 2 साल के अंदर अंदर लगभग सारी भर्तियां आ जाती है। विशेषकर स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम जो है वो पहले जनवरी में कंडक्ट होना था, अब फरवरी में निर्धारित किया गया है। इससे पहले भी जब 2016-18 वगैरह की जो रीट हुई थी वो भी इसी प्रकार जो है वो फरवरी में आयोजित हुई थी। इस बार फर्स्ट ग्रेड की जो है वो विज्ञप्ति आ गई है, हालांकि पद जो है उसमें बहुत ही कम है, तो ये एक चुनौती का विषय रह गया। अब ऐसी स्थिति में अब सेकंड ग्रेड की भी आ रही है, उसमें भी कोई पद विशेष नहीं है, 2-2.5 हज़ार ही पोस्ट है। तो इसमें एक अभ्यर्थी क्या करे? एक ऐसा अभ्यर्थी, जैसे अमूमन आप कई सारे टीचर्स को, हमारे साथियों को देखते हो ऑनलाइन, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई आपके पास अगर ग्रेड थर्ड की योग्यता है, जैसे बीएसटीसी वगैरह, तो ग्रेड थर्ड करो, ठीक है। सेकंड ग्रेड की योग्यता बीए बीएड है, एमए नहीं है तो सेकंड ग्रेड कर लो, और एमए है तो फिर आपको फर्स्ट ग्रेड पे ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर की योग्यता रखते हैं और वो ग्रेड थर्ड भी नहीं बनते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेड थर्ड जैसे तैसे वेटिंग लिस्ट में बनते हैं और फिर कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम देते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। तो ये अनिवार्यता नहीं है। और आज इस वीडियो में हम इस संबंध में ही बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास सभी योग्यताएँ हैं, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, ग्रेजुएशन में जो एजुकेशन की जो डिग्री बीएड वो है, और नेट भी आपने कर रखा है, तो आप इस समय किस भर्ती को टारगेट करें जिससे आपका जो है वो चयन हो जाए। मैं अपनी ओर से इसमें कुछ नहीं बताऊंगा कि हाँ आप वो भर्ती ट्राई कर लो, आपके चयन की ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको जो सबसे अधिक जानता है वो आप स्वयं ही है। तो इस वीडियो में कुछ एक ऐसे बिंदु मैं आपको बताऊंगा जिससे आप समझ सकते हो कि आपको जो अपना डिसीजन लेना है, ये डिसीजन मेकिंग जो करनी है आपको, वो किस बेसिस पे करनी है। कौन से ऐसे 3 बिंदु हो सकते हैं जिस पे आप निर्णय ले सकते हैं, और कौन से ऐसे 3 बिंदु हो सकते हैं जिस पे आपको निर्णय नहीं लेना है, जिसको देखकर अधिकतर लोग निर्णय लेते हैं और फिर पछता रहे होते हैं। तो इस संबंध में बात करें तो देखिए, किस भर्ती की तैयारी करें और क्यों। रीट यानी कि ग्रेड थर्ड, फिर सीनियर टीचर यानी कि ग्रेड सेकेंड, ये थर्ड लिख दिया मैंने, सेकेंड, और स्कूल लेक्चरर ग्रेड 1 यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में से किसकी करें, और असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर की इस समय करें क्या। तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज लेक्चरर की जो तैयारी कर रहे हैं वो ये मान के चलें कि उसका बेनिफिट उनको स्कूल लेक्चरर में आवश्यक रूप से मिलेगा। और अगर बीएड नहीं है तो स्कूल लेक्चरर का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको उसका बेनिफिट जो है नेट जेआरएफ में मिल जाएगा। उसका बेनिफिट आपको जो अदर जो जैसे सेट स्लेट वगैरह जो होते हैं उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। पीएचडी के अभी तो खैर एंट्रेंस एग्जाम की कोई वो नहीं है ऐसी गुंजाइश, लेकिन अगर हो तो उसमें आपको उसका बेनिफिट मिलने की संभावना रहेगी। और अगर फिर बीएड है तो फिर ग्रेड 1 हो, या फिर आपके जो पीजीटी की जो भर्ती आती है केंद्र सरकार के जो विद्यालय होते हैं उसमें, तो उसमें भी जो है आपको इसका बेनिफिट मिलने की संभावना रहती है। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि किस ग्रेड या यूँ कहें किस शिक्षक भर्ती की तैयारी करें और क्या कुछ उसके पीछे रीज़न होता है। तो देखिए, सबसे पहले 3 ऐसे बिंदु जिसको आपको देखकर निर्णय लेना है। सबसे पहली बात, पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसके आधार पर आप निर्णय लें, यानी कि आप सिलेबस निकालें। ग्रेड थर्ड का आपको जो सिलेबस है वो निकालना है। RSMSSB की जो वेबसाइट है मेंस के लिए उस पर अवेलेबल है, और अगर आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए यानी कि जो प्रॉपर रीट पात्रता परीक्षा उसके लिए चाहिए तो RBSE की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको PDF बना के जो गूगल ड्राइव है उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा। और
वो जो सिलेबस आप निकालेंगे, उनका प्रिंट आउट निकालेंगे, तो उसके आप टॉपिक्स देखेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आएंगी कि इसमें क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। जैसे अगर रीड किसी का क्लियर नहीं है तो रीड में आपको पता है, रीड में लैंग्वेज रहती है फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें मोस्टली लोग हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों में से कोई दो चुनते हैं, और साइकोलॉजी रहती है, और आपके जो SS यानी कि सामाजिक विज्ञान है इसके प्रश्न रहते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट का भी जो है उसमें एक टीचिंग मेथड्स का माफ कीजिएगा भाग है। तो इस प्रकार से आप उसमें ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये चीज़ें तैयारी करने में, इनको पढ़ने में सुविधा है क्या, या इनको पढ़ने में आपको अच्छा लगता है क्या, तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं। और अब इनको आपने पढ़ लिया और बाद में आप ये भी देखना चाहते हो कि इसके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, तो बहुत बेसिक चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। RAS और असिस्टेंट प्रोफेसर में जितना डीप और जितना अनभिज्ञ प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, वो इसमें नहीं पूछे जाते। तो वो क्वेश्चन पेपर भी आप वहीं उन्हीं वेबसाइट से निकाल कर आप देख सकते हैं कि हाँ इस पे आपकी पकड़ है क्या। फिर अगर आपको ग्रेड 2 की ओर जाना है और ग्रेड 1 की ओर जाना है तो आप RPSC की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है, उसे देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेटेस्ट या आपने नेट और या नेट फिर JRF अगर आपने क्वालिफाई किया है तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको ग्रेड 2 की ओर नहीं जाना चाहिए, ग्रेड 1 की ओर ही जाना चाहिए। नो मैटर व्हाट की पोस्ट बहुत कम है, हालांकि बढ़ने की भी संभावनाएं हैं। अभी जो प्रमोशंस वगैरह जो रुके हुए वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो बढ़ेंगी, तो उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। और इन दोनों में से किसी पे नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, तो जो ग्रेड 2 होता है उस पर बहुत कम लोग अपना भाग्य आजमाते हैं। हालांकि फॉर्म तो सभी अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे जो नए कैंडिडेट जो बिल्कुल बेसिक पे ट्राई करते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो अपना जो है ग्रेड 1 को ट्राई करते हैं। लेकिन ग्रेड 2 इन दोनों से हमेशा थोड़ा छिपा सा एक रहता है, क्योंकि ग्रेड 2 का जो फर्स्ट पेपर है वो तो चलो GK का है, वो ऑलमोस्ट सभी में आता ही आता है उसका कुछ ना कुछ। लेकिन जो ग्रेड 2 का सेकंड पेपर है उसके अंतर्गत जो है बिल्कुल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और राजनीति, इतिहास, भूगोल, इस प्रकार से जो है वो सारे सब्जेक्ट, दर्शन शास्त्र वगैरह सभी सातों सब्जेक्ट रहते हैं जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं। तो वो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए नई हो सकती हैं, तो अगर नई चीज़ें पढ़ने का आपको शौक है तो डेफिनेटली आप उस पर जा सकते हैं। हालांकि जो समाजशास्त्र में या दर्शन शास्त्र के कुछ बिंदु ऐसे हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे समाजशास्त्र में धर्म और विवाह के बारे में, या फिर जो 4 पुरुषार्थ हैं उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इतिहास में भी मिल जाएगी, दर्शन शास्त्र में वगैरह, या समाजशास्त्र में आप जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं वही सेम बौद्ध और जैन धर्म आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को या पढ़ाने को मिल जाता है अगर आप टीचर लाइन में हैं तो उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के कि आपकी किस में पकड़ है, उसका आप डिफ़िकल्टी लेवल देखिए। RPSC का थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है, RSM SSB का थोड़ा सा आपको ठीक ठाक लग सकता है, तो ये कुछ उसमें संभावनाएं रहेंगी। फिर अंतर्मन और पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर, अंतर्मन का मतलब ये कि आपने सब कुछ कर लिया है, सिलेबस तीनों के ग्रेड 1, 2, 3 तीनों के निकाल लिए हैं। ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है न्यूनतम 2 से 3 तो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि एक में कई बार पैटर्न जो है बहुत ईजी हो जाता है या बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कम से कम 3 प्रश्न पत्र अगर आप निकाल सकते हैं तो वो आपके पास उपलब्ध होने चाहिए, जिससे आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि हाँ पैटर्न को लगभग ये किस प्रकार का रख रहे हैं। तो वो आपने देख लिया है। उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है तो फिर उसमें आप एक तो अंतर्मन की बात सुन सकते हैं, आपको कौन सा सही लग रहा है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ग्रेड 1 का अलग रहता है, थोड़ा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रहता है। ग्रेड 2 का जो होता है वो फिर वो सामाजिक विज्ञान वाले सारे उसमें सब्जेक्ट्स हैं। विज्ञान के है तो फिर वो बायोलॉजी यानी कि जूलॉजी, बॉटनी और फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सब कुछ चीज़ें उसमें ऐड होती, मैथ्स। और ग्रेड 3 की ओर अगर आप जाएंगे तो इसमें से कुछ भी डीप नहीं होगा, सब कुछ चीज़ें बहुत बेसिक सी होंगी, साइंस मैथ जो है वहाँ पर साथ होती है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि आपके अपने मन से क्या आवाज़ आ रही है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, उस ओर आप अपना जो है रथ मोड़ सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या आप उस लेवल की स्टडी अब कर सकते हैं क्या, क्योंकि अब अगले 1 साल में ये सारे एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। 2025 जनवरी से लगा के दिसंबर तक आपको ये सारे एग्ज़ाम ग्रेड 1, 2, 3 सारे देखने को मिल जाएंगे कहीं न कहीं। तो डेफिनेटली अभी 1 साल आपके पास है, या यूँ कहें 10-11 महीने हैं, या फिर कई जो ये भी कह रहे हैं कि जुलाई में होगा, तो वो भी आप मान लो कि 7-8 महीने तो हैं ही आपके पास, और उतने समय में तैयारी हो सकती है चयन के लायक। अब अनुभव क्या है, पूर्व वर्षों का अनुभव मतलब ये है कि इससे पहले जो भर्ती थी, जैसे रीट की 2022-23 जो भर्ती है वो, या ग्रेड 2 की लास्ट ईयर थी,
22-23 वाली, या ग्रेड 1 की थी, तो वो भर्ती अगर आपने दी है और उसमें आपका चयन नहीं हुआ है, आप बहुत करीब आके रहे हैं या फिर बहुत दूर से रहे हैं, तो उस बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या कुछ कमियां रही, क्या कुछ खामियां रही, क्या रिवीजन नहीं हो पाया, क्या एन वक्त पे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो आप सही से नहीं दे पाए क्या, या फिर आपका ध्यान कहीं और भी केंद्रित हो गया क्या वो परिस्थिति रही जिस वजह से आपका चयन नहीं हुआ। वो चीज़ें भी आप अपने अनुभव से निकालेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपको क्या इसमें निर्णय लेना है, या फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा लगा है, या फिर बहुत ईजी सोच के आप गए हार्ड आ गया, ये चीज़ आपको लगी है, या फिर आप ऐसे सोच के गए पोस्ट खूब सारी है, हज़ारों हैं, तो आप थोड़ा सा ढिलाई बरत के गए, क्या कुछ वो गलतियाँ रही आपकी जिसके बेसिस पे आप चयनित नहीं हो पाए। तो ये आपको अनुभव अपना देखना है। लेटेस्ट पिछले 2-3 साल में आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और बहुत ही मतलब 1-2 अंक से अगर आप रहे हैं तो वो किस्मत का जो खेल है, तो उसको अगर पलटना चाहते हो तो उसी एग्ज़ाम को आपको वापस रिपीट करना है। जैसे कोई अभ्यर्थी 1-2 अंक से रहा है, मैक्स टू मैक्स 5 अंक से रहा है, कट ऑफ जो मेन होती है उसके अलावा, तो फिर मैं समझता हूँ उसको फिर से उसी भर्ती पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो बाकी सारे अभ्यर्थियों से बहुत आगे है और वो चयनित अभ्यर्थी की तरह है। क्योंकि 2-4 अंक जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप नौकरी नहीं लगोगे, लेकिन ये डिसाइड कभी नहीं कर सकते कि आप दूसरे से इस टैलेंट के मैटर में किसी आधार पे कम हैं। तो ये बात आप अवश्य ध्यान रखें। तीसरा बिंदु जो है वो ये है कि विषयवार जो पद हैं और फिर कैटेगरी में भी लोग देखते हैं, SC ST में कितने हैं, OBC में कितने हैं, जनरल में कितने हैं, EWS में कितने हैं, दिव्यांग में कितने हैं, और टोटल उसमें फॉर्म कितने आए हैं। और इस संबंध में आपकी डिमांड रहती है तो मैं वीडियो भी कभी कभी लाता हूँ जिसमें बताता हूँ कि इस कैटेगरी में इतने फॉर्म हैं, इस सब्जेक्ट में इतने हैं। देखिए ये वो चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक और 40,000 पोस्ट अगर ग्रेड 3 की, जैसे एक उदाहरण के रूप में समझाऊं, जैसे आ रही है, तो हर व्यक्ति की इच्छा होगी कि यार 40,000 पोस्ट है, इसमें तो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, तैयारी कर लो, और लोग करते भी हैं। और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। इसका नेगेटिव ये है, उसमें ये सोचते हैं कि यार 40,000 टीचर मेहनत वाले कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा ढिलाई बरतते हैं, रिवाइज नहीं करते, या फिर और एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में जोड़ देते हैं, फ़ोन वगैरह, टाइम पास, ये चीज़ें, उस कारण से वो चयन से बाहर हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दो धारी तलवार की तरह है, प्लस माइनस इसमें दोनों हैं। प्लस तो ये है कि एक सकारात्मकता रहती है, अपने इंसानी मन को, दिमाग को ये लगता है कि हाँ चलो इतनी सारी पोस्ट है और क्या चाहिए, और नेगेटिव ये होता है कि इतनी सारी पोस्ट है तो हो जाएंगे जैसे तैसे। तो ये भी एक ढिलाई का कारण हो सकता है। और फिर उस पर आवेदकों की संख्या भी हम देखते हैं कि किसमें कितने आवेदन हैं। देखिए एक पोस्ट है, एक ही आवेदन है आपके अलावा, वो एक ही काफ़ी होगा अगर उसने अच्छे से तैयारी कर ली और आपसे 0.01 भी अंक जो है ज़्यादा लेके आ गया है, समान अंक है, उसकी एज आपसे ज़्यादा है, वो सेलेक्ट हो जाएगा और आप रह जाओगे। ये सीधा सा हिसाब है। तो भले ही 2 का कंपटीशन हो, चाहे 2000 का हो पर पोस्ट, वो मायने नहीं रखता है, मायने आपका परिश्रम रखता है। कई बार हम देखते हैं कि भाई 20% उपस्थिति रही, 10%, 15% बहुत है। अगर 3% भी उपस्थिति है तो उनको तो वही वो 3 गुना 2.5 गुना वाली लिस्ट निकालते हैं, बुला लेंगे और 1 गुना को सेलेक्ट कर लेंगे, तो भी काफ़ी है। ये 10 गुना 15 गुना ये तो फिर भी और ज़्यादा है। अब देखिए, तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें ये प्लस भी है, माइनस भी है, कि सकारात्मक सोचें तो हो जाती है, नकारात्मक सोचें तो नहीं होती। ऐसे ही कोई छोटे पदों वाली भर्ती, जैसे पिछली बार जो ग्रेड 1 की जो भर्ती आई थी उसके अंतर्गत हज़ारों पद थे, विशेषकर पॉलिटी की अगर हम बात करें या फिर हम हिंदी की बात करें तो काफ़ी पद थे, ज्योग्राफी हिस्ट्री के भी अच्छे पद थे। इस बार उनकी तुलना में 1/4 या 1/5 पद ही है। ऐसी स्थिति में क्या है कि 2 इसमें बातें फिर हो जाती है। नेगेटिव है तो इसका अरे इतनी कम पोस्ट है, और कैटेगरी में देखें तो फिर और कम, और वो रोस्टर सिस्टम के कारण तो फिर वो कैटेगरी में भी उल्टे पुल्टा वर्गीकरण किया हुआ है। तो उस स्थिति में इंसान सोचता है कि यार इतने कम पदों पे तो कैसे ही तैयारी की जा सकती है। तो जब अभ्यर्थी नकारात्मक हो जाता है तैयारी से पहले, तो वो पूरे तन मन धन से तैयारी कभी नहीं कर सकता, और जैसे तैसे करके चला भी गया तो भी उसकी नेगेटिविटी इतनी उसके ऊपर हावी होगी कि वो वहाँ उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएगा जितना अच्छा उसने परिश्रम किया हुआ है। और फिर इसका ऑपोजिट ये होता है कि जैसे कुछ समय से कोई अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है और उसको पता चले कि इतने कम पोस्ट है, तो उसकी तैयारी तो है, वो छोड़ेगा नहीं एन मौके पर, और इसी बेसिस पे वो ये प्लस पॉइंट सोच लेगा कि पद कम है, फॉर्म भले ही ज़्यादा भरे जाएंगे लेकिन कंपटीशन एग्जाम देने बहुत कम लोग आएंगे, लोग नेगेटिव होकर बैठ जाएंगे, और उस चीज़ को सोच के वो तैयारी अपनी जारी रखता है और कम पद देख के डरता नहीं है। तो सीधा सा हिसाब ये निकलता है लास्ट में
कि वो अभ्यर्थी चयनित हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है कि किस पद पे या किस विषय में कितने पद आए हैं या किस पद पे कितना कंपटीशन है, कैटेगरी वाइज कितना है, सब कैटेगरी वाइज कितना है, ये सारी चीज़ें आप जो देखेंगे ये पॉजिटिव भी इफेक्ट करती हैं अगर आप समझदार हैं तो, और अगर आप नौ सीखे हैं तो ये नेगेटिव भी इम्पैक्ट करती है। इसीलिए इस बिंदु को मैंने 3 नकारात्मक बिंदुओं में भी रखा है कि वो 3 बिंदु जिस पे आपको फोकस नहीं होना चाहिए। देखिए 3 प्रमुख बिंदु जिन्हें अपने निर्णय का आधार आपको नहीं बनाना है। पहला जो बिंदु है वो ये कि किसी और द्वारा दिया गया परामर्श जो है उसको आपको अपना आधार नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको कह दूं कि आप उस ग्रेड की कर लो या उस सब्जेक्ट से आप पीजी कर लो, कई बार अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं, या फिर आप उस विषय में जो है अपनी रुचि को जागृत करो। मेरे कहने से या किसी और यूट्यूबर के, किसी और टीचर के, किसी और लेक्चरर के कहने से नहीं होता। इवन जो बहुत हमारे प्रिय गुरुजी होते हैं जिन्होंने हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया होता है, वो भी हमारा डिसीजन कौन सा सही है वो डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमें खुद पे ही छोड़ना होगा, खुद ही निर्णय लेना होगा। इवन हमारे मम्मी पापा भी नहीं जानते कि किस पोस्ट की आप तैयारी करो। जैसे मैंने बताया कि कई लोग क्या होते हैं कि थोड़े भोड़े होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ज़्यादा जिसमें पद है उसमें हम लोग जो है वो तैयारी करते हैं। तो ये सबको दिख रहा है ज़्यादा पोस्ट है तो फॉर्म भरने वाले भी ज़्यादा और उसके लिए मेहनत करने वाले भी ज़्यादा। कम पोस्ट है तो फॉर्म तो लोग लगा लेते हैं क्योंकि फ़ीस नहीं लगती, हालांकि अभी नियम शायद लागू हो जाए, अभी बातें चल रही है, तो उस हिसाब से फॉर्म तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं आते, देने आए हैं तो तुक्के लगाने आए हैं। और अगर थोड़ी तैयारी करके भी आए हैं तो मन में ये नेगेटिविटी भरी हुई है कि नहीं अपना चयन नहीं होगा, पोस्ट बहुत कम है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसी और का परामर्श इसमें काम नहीं करता। आपका खुद का परामर्श ही आपके निर्णय का आधार होता है। आपको खुद ही अपना डिसीजन जो है वो लेना होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे लेना है। वो मैंने आपको बताया कि आप सिलेबस देखो, PYQs देखो, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनो, आपका कोई अनुभव है इससे पहले इस एग्ज़ाम के साथ तो आप उसको देखें, और क्या कुछ कमियां रही उनको सुधार करते हुए आप जो है इस डिसीजन पे पहुँचे कि आपको किस ओर जाना है। आ रही हैं सारी भर्तियाँ। फिर मित्र मंडली द्वारा दिया गया जो सार्वजनिक निर्णय है उस पर आपको कभी भरोसा नहीं करना है। कई बार 4 दोस्त बैठे होते हैं, सोचते हैं यार तैयारी करते हैं चलो, तो वो चले जाते हैं कहीं। आजकल थोड़ी फेमस स्थान भी हैं राजस्थान में तैयारी के लिए, विशेषकर टीचर भर्ती के लिए, कि चलो यार जयपुर चलते हैं, जोधपुर चलते हैं, गंगानगर चलते हैं या अजमेर चलते हैं। अलग अलग डिसीजन है। कुछ समय पहले तक, आज से 10-15 साल पहले जब तैयारी करनी होती थी लोग अजमेर भी जाया करते थे। अब थोड़ा जयपुर वाला प्रचलन है, बीच में जोधपुर वाला था। कौन कौन सी कोचिंग्स है वो आपको अच्छे से पता है, गंगानगर वाला भी है। तो ये सारी जो चीज़ें जब होती हैं, या जैसे जिसको नीट की या जो अपने इंजीनियरिंग की जिसको तैयारी करनी होती है, JEE वगैरह की, तो वो फिर कोटा जाते हैं। तो ये अलग अलग ट्रेंड्स हैं। IAS की जिनको करनी वो दिल्ली जाते हैं, RAS की करनी जयपुर जाते हैं। तो इस प्रकार के जो मित्र मंडली वाले निर्णय हैं उस पर आपको नहीं जाना है। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है कि ये टीचर भर्ती है और ये इसका पूरा सिस्टम है, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और इस पे आपको जो है निर्भर होकर अपना जो है डिसीजन लेना है कि अभी चलो यार 4 दोस्त जा रहे हैं, ठीक है, मम्मी पापा से पैसे लिए और मैं भी चला जाऊं साथ में, ये कभी नहीं करना है। वो 4 दोस्त वो 4 के 4 बातें करेंगे, वो 4 के 4 दोस्त फ़ोन में गाने सुनेंगे, वो 4 के 4 दोस्त मिल के सिनेमा देखने चले जाएंगे। तो उन 4 दोस्तों को असफलता के अंदर छोड़ दो, आप सफलता की ओर बढ़ो और अपना डिसीजन खुद लो। हाँ, कोई आपका बहुत परम मित्र है और उसके साथ आप जा रहे हो और आपको पता है कि वो एक सिंसियर कैंडिडेट है, सीरियस है अपने भविष्य को लेकर, और इस प्रकार के किसी टाइम बर्बादी वाले क्षेत्र में नहीं पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया वगैरह के नशे में नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप उसके साथ जा सकते हो। और कम से कम बात, कम से कम टाइम पास, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी, ये काम जब आप करोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बहुत लाभदायक स्थिति हो सकती है। फिर वही बात कि केवल पदों की संख्या और पूर्व वर्षों की कट ऑफ देखकर निर्णय नहीं लेना है। जैसे हम कई बार ये कि ज़्यादा बड़े पद देखते हैं तो तैयारी में यूं ही लग जाते हैं, जबकि हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो नहीं पता और हम लग जाते हैं। और कई बार हम पदों की संख्या बहुत कम देखते हैं और बहुत अच्छी तैयारी है, 1.5 साल से लगे हुए, एन मौके पर आके छोड़ देते हैं, यार पद तो 10 ही हैं। वो 10 भी काफ़ी है, आपको तो 1 ही चाहिए, ये याद रखिएगा। इसमें एक और डिसीजन जो है वो नए वाले अभ्यर्थी लेते हैं कि पहले पुराने जो वर्षों की कट ऑफ है उसको देखते हैं कितनी गई है। देखिए, वो जो पुराने वर्षों की कट ऑफ है वो पुरानी पद्धति पे ही आधारित है, वो प्रश्न पत्र की डिफ़िकल्टी लेवल पर आधारित है कि क्वेश्चन पेपर कितना डिफ़िकल्ट आया था। ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है तो अच्छों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाती है, भले 1 लाख कैंडिडेट बैठे हैं।
और अगर क्वेश्चन पेपर ईजी आ गया और 10 ही कैंडिडेट हैं, वो अपने आप मेरिट को ऊंची ले जाएंगे। पद कम है, 5 पद है, 10 अभ्यर्थी बैठे हैं, वो अपने आप 80% तक ले जा सकते हैं, 10 ही काफ़ी होंगे उसके लिए। तो पूर्व वर्षों के कट ऑफ को देखकर या केवल पदों को देखकर आप निर्णय नहीं लें कि किस में क्या कुछ होता है। नया एग्ज़ाम है, नया समय है, नई भर्ती है, कट ऑफ भी नई हो सकती है। क्यों ये हो सकती है? क्योंकि हर किसी का स्टडी का लेवल क्या है, कितना टाइम मिला है, बीच में क्या कुछ विवाद वगैरह रहे हैं या नहीं रहे हैं, या फिर जो गैप कितना मिला कि चलो आज भर्ती की बात आई 2 साल बाद एग्ज़ाम है तो गैप सबको फुल मिल रहा है, और आज भर्ती की बात आई 3 महीने में एग्ज़ाम तो गैप कम मिल रहा है, तो कट ऑफ में थोड़ा वो असर पड़ेगा। तो ये कुछ एक ऐसी बातें, ऐसे आधार, ऐसे मैं समझता हूँ कि एक नींव आपके इस तैयारी के मकान की, जिसके ऊपर आप अपना बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, बहुत लंबी इमारत बना सकते हैं। और इस पे अगर आप इन चीज़ों पे चल के, इन डिसीजंस को लेते हुए अगर आप अपनी इमारत बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी इमारत जो है वो मैं नहीं समझता कि कभी गिरने वाली है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट क्यों रुक गए हैं। तो देखिए, इस संबंध में कोई ऑफिशियल अपडेट तो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियल बहुत सारी बातें चल रही है कि क्या कुछ सरकार का मैटर है, क्या कुछ राजनीतिक चीज़ें हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट के भरोसे नहीं रहें, आप अपनी तैयारी जो है वो भी जारी रखें। और विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप नेट वगैरह करके बैठे हैं तो डेफिनेटली और भी आप तैयारियां जो है वो कर सकते हैं। बीएड वगैरह है, बीएसटीसी है तो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड दे सकते हैं, 1st ग्रेड तो देना ही देना है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं आप। और इसके अलावा फिर आपके पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं, पीजी और नेट है, तो आप सीईटी वगैरह वो अगर आपने दिया है तो वो विकल्प है। वो नहीं दिया है तो कॉलेज में एक और जॉब होती है लैब असिस्टेंट की, वो आपके पास ऑप्शन है। कोई भी नौकरी छोटी मोटी नहीं होती है, उसके लिए अच्छी तैयारी करें। आप छोटी ले लो फिर बड़ी में चले जाना, कोई वो रूल तो है नहीं अपने भारत में कि एक बार ले ली नौकरी फिर दूसरी नहीं ले सकते। आप 10 नौकरी चेंज कीजिए, जो आपको बेस्ट लगे उसकी ओर आप जाइएगा। तो ये कुछ बिंदु थे जिसके ऊपर आप अपना जो है वो निर्णय आधारित रख के आप आगे चल सकते हैं। क्योंकि अब दीपावली भी जो है वो समापन के मैं समझता हूँ 15-20 दिन हो गए, तो अब वो समय सही है बिल्कुल कि आप ये डिसीजन लें। अभी तक नहीं लिया है तो, और ले लिया है फिर उसको चेंज नहीं करना। ऐसे नहीं कि वीडियो देख के आप 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, 10-15 दिन से आपने छोड़ दिया और आप बस 3rd ग्रेड में आ गए, ऐसा नहीं करना है। कोई भी नौकरी हो, नौकरी कोई छोटी मोटी नहीं होती। और चाहे 4th ग्रेड भी लगोगे ज़िंदगी में तो 4th ग्रेड में भी आजकल के समय में सरकार एग्ज़ाम से लगे हुए को अच्छे पैसे देती है। आपको अपनी दाल रोटी वाले पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा और मम्मी पापा के ऊपर आप बोझ नहीं बनोगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास रहेगा। तो इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आपको कोई निर्णय लेना है। बाकी जो कोई अगर प्रश्न है आपका तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके उस कमेंट को मैं रिप्लाई कर पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।